नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होने वाला है। शिवराज सरकार के इस टर्न का पहला बजट है। कोरोना काल की चुनौती है, मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक हालत खराब है। इन सब के बीच में बाजार की हालत, वो बाजार जिसने लॉकडाउन का झटका झेला हो, वो फिर धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के बजट से व्यापारियों की, तमाम सेक्टर्स की, हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, रिटेल सेक्टर की बात करें या फिर रियल एस्टेट की बात करें, क्या अपेक्षाएं हैं और क्या सरकार के लिए सुझाव है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश गुप्ता जी हैं, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हम सीधी बात करें, आप जो कि खुद भी व्यापारी हैं, आप थोड़ा इधर आइए, क्या सोचते हैं आपकी, क्या मध्य प्रदेश सरकार को बजट में क्या करना चाहिए जिससे कि व्यापार को बूस्टअप मिले? हमारे यहाँ बड़वाह में मैं तो स्थानीय तौर पे भी बात करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी की जो योजना है कि एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे जो बनाया जाएगा, तो उसमें बजट में पर्याप्त प्रावधान करके नर्मदा एक्सप्रेस वे को शीघ्र डेवलप किया जाए, ताकि व्यापार व्यवसाय के साथ दूसरे क्षेत्रों में और आने वाले तीर्थयात्रियों के हिसाब से इस क्षेत्र को अधिक महत्व मिल सके। जी, और अगर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नर्मदा और चंबल एक्सप्रेसवे, उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस बारे में आपको ठोस पहल करेंगे, क्योंकि पिछले टर्म में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। जोशी जी हमारे साथ हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। जोशी जी, व्यापारियों के हिसाब से टैक्सेशन की जब बात आती है खासतौर पर, उसमें क्या रिलीफ की क्या व्यापारी अपेक्षा रख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार से? देखिए साहब, क्या है अभी की विशेष रूप से ये है कि अभी भाड़ा बहुत बढ़ रहा है। भाड़ा इसलिए बढ़ रहा है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो करीब करीब अपने यहाँ मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक, यानी पहले टॉप 5 में हम आ रहे हैं। तो अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा सा इसमें कुछ ज़्यादा है। तो हम ये मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे कुछ इसमें वेट अपना जो लगाते हैं स्टेट का, उसके अंदर हमको कुछ राहत देने का मतलब कृपा करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी रोज़गार एक बहुत प्रमुख समस्या हो रही है। तो रोज़गार के बारे में यह है कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ को वो ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित करें, जैसे कि टेक्सटाइल हमारे यहाँ पार्क बन सकता है, जिसमें काफ़ी यूथ को काम मिल सकता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ कुछ अलग क्लस्टर की योजना अभी मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो हमारे यहाँ जैसे बेड़िया में मिर्ची का अच्छा एक क्लस्टर बन सकता है। तो इस प्रकार की योजनाओं को ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे तो ज़्यादा उसमें अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से एक स्वरोजगार योजना भी मुख्यमंत्री जी के नाम से यहाँ पर चल रही है, प्रधानमंत्री जी के नाम से भी है, उनके भी है। तो अभी वह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना करीब करीब बंद जैसी प्राय है जी। तो हम ये चाहेंगे कि आज जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके अंतर्गत यदि स्वरोजगार के लिए हमें जो मुख्यमंत्री योजना अभी बंद इसलिए है कि उसके बहुत सीमित टारगेट हैं। वे टारगेट बैंक वाले जैसी होती है कि वो बंद कर देते हैं। तो यानी वो जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत आसान उसमें लोन दिया जाता था आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए, वो बंद, आप उसमें सीमित है तो बैंक टारगेट के हिसाब से बंद कर देते हैं। हाँ, जैसे टारगेट पूरा हुआ बंद कर देते हैं और बहुत कम टारगेट उसके अंदर आते हैं। तो उसमें हमारे 2 निवेदन हैं कि एक तो उस छोटे उद्यमियों को जो मदद मिलनी चाहिए जिस पैमाने पर वो नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही। जो स्वरोजगार के लिए नए उत्सुक युवा हैं, जो नए अपना स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उनको उससे उनके काफ़ी केसेस बैंक में पेंडिंग है। अभी बैंक में पेंडिंग होने के कारण ये हो गया है कि बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी को मानते नहीं, वे दूसरी सिक्योरिटी उनको चाहिए तो ही लोन देते हैं। तो हमें यह निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि एक तो इसका टारगेट कुछ बढ़ाया जाए ताकि अधिक संख्या में लोग उससे लाभान्वित हों, युवा लोग हमारे। दूसरा ये है कि वो जो कोलेटरल सिक्योरिटी है, यदि मान लो वैसा भी है तो दूसरे बेनिफिट आप दे सकते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी जो दे सकते हैं वो अपने आप में देंगे भी बैंक को, ताकि बैंक को भी दिक्कत नहीं रहे और उनका भी काम हो जाए। ये 2 हमारे विशेष निवेदन है मुख्यमंत्री जी से। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें जो बताई, खासतौर पर रोजगार को लेकर है। अगर क्लस्टर डेवलप किए जाते हैं तो रोजगार, ये उम्मीद रहेगी खासतौर पर इंडस्ट्री को। दूसरी सबसे बड़ी इस वक्त की जो परेशानी है वो भाड़े को लेकर है। महेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े किराना व्यवसायी हैं, और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका व्यवसाय तो कोरोना काल में भी ठीक ठाक चला, अब स्थिति क्या, वर्तमान स्थिति में आप क्या परेशानी देखते हैं? दूसरी बात, महंगाई। आप महसूस करते होंगे कि जब तमाम चीज़ों की, चाहे आटे की दाल हो, सोयाबीन के तेल के दाम हो, ये दाम किस तरह से जा रहे हैं और सरकार अब इसे किस तरीके से कंट्रोल में लाने के लिए क्या कर सकती है? सर्वप्रथम तो मैं चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि पेट्रोल और डीजल में जो हताशा वृद्धि हुई है उसका प्रभाव पूरे व्यापार जगत पे पड़ रहा है। किराया भाड़ा और माल भाड़ा दोनों इतना अधिक हो रहा है
कि आम जनता त्रस्त है, महंगाई अधिक बढ़ गई है, व्यापार कोरोना काल के बाद कुछ गति पकड़ने लगा था, लेकिन अभी फ़िलहाल स्थिति यह है कि व्यापार में शिथिलता आ रही है और बाज़ार में रौनक ख़त्म हो गई है। इसलिए जीएसटी और कुछ जीएसटी में भी कुछ प्रावधान इतने जटिल हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उनमें सरलीकरण किया जाए, जिससे व्यापारी उस अपने व्यापार को गति दे सके और सरलता से काम कर सके। जी, तो देखिए बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त जो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों से थोड़ा घबराया हुआ है। एग्रीकल्चर, गुप्ता जी, मैं एग्रीकल्चर को लेकर जब बात आती है तो इसको एग्रीकल्चर में हालांकि फर्टिलाइज़र के दाम तो अभी कोई खास बढ़ने का ना पहले कोई प्रावधान था ना है, लेकिन पीवीसी इस तरह की चीज़ों को लेकर खबर है कि काफ़ी दाम बढ़ गए, वो कितना प्रभावित करता है किसानों को? पीवीसी में बहुत दाम बढ़ चुके हैं और इसका मेन कारण शायद मुझे ये लग रहा है कि चाइना से इंपोर्ट कम होने के कारण बढ़ रहा है वो। लेकिन इसमें भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में थोड़ा सा यदि इसको बूस्ट करना है अपने को, क्योंकि ये थोड़ी शिथिलता आ गई है ज़रूर से एग्रीकल्चर क्षेत्र में, तो जो सिंचाई में काम आने वाले पीवीसी पाइप हैं उसमें यदि कुछ भी उसमें कुछ किसी प्रकार से उनके रेट कम हो सकें, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ प्रयास कर सकें, आइदर जीएसटी में या और अन्य किसी क्षेत्र में प्रयास करके उसको रेट थोड़े कम होना चाहिए। जी, एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार जो देता है सेक्टर वो है रियल एस्टेट सेक्टर। मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर के लगभग ऐसा माना जाए पूरे मध्य प्रदेश में 30,000 प्रोजेक्ट होंगे, छोटे बड़े मिलाकर, जो इस वक्त चल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की नीतियाँ किस तरह से प्रभावित करती हैं? एडवोकेट आशिक सैफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये रियल एस्टेट सेक्टर के ही एडवोकेट हैं, क्योंकि तमाम रजिस्ट्री होती हैं और वो जो पॉलिसी है उसके बारे में बता रहे हैं। क्या कोई ऐसी जो 2% की छूट थी वो क्या था और जिससे कुछ बूस्टअप मिला था, और वो क्या है जिससे जो सरकार वापस लेने जा रही है? देखिए भुवनेश भाई, रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन। अभी बीच में था कि गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई थी जिसमें उन्होंने नवंबर दिसंबर में 2% शुल्क को छूट दी थी। तो उस छूट के कारण काफ़ी बूस्ट मिला था रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को। और वैसे साहब ये तो सर्वविदित है कि हमारे मध्य प्रदेश में पंजीयन के लिए जो शुल्क सरकार को दे वो दूसरे स्टेट की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे सब संपत्तियों को 2 भागों में विभाजित कर रखा है, एक वो जो नगर पालिका नगर निगम सीमा के अंदर आती है और एक वो जो नगर पालिका और नगर निगम सीमा के बाहर आती है। इन दोनों को अगर पंजीयन कराते हैं तो इसमें 2% का अंतर आता है। और सरकार ने पिछली बार इसमें थोड़ा सा छूट दिया था 2 महीने के लिए, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिला और इससे लोग काफ़ी प्रोत्साहित भी हुए। तो हमें ये उम्मीद है कि आने वाले समय में जो नया बजट आ रहा है इसमें सरकार इस और थोड़ा ध्यान अपना देखेगी और छूट इसको बढ़ाए, ताकि स्टाम्प ड्यूटी जो कम दे होगी तो उससे अपने आप व्यापार में, रियल एस्टेट व्यापार में वृद्धि होगी, लोग आगे रह के इस बिज़नेस में उतरेंगे और लोगों को काफ़ी लाभ होगा। जी, तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2% की जो छूट थी स्टाम्प ड्यूटी में और रजिस्ट्री में, वो कोरोना काल के चलते इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए की गई थी। अब उसकी मियाद खत्म हो रही है। अब देखना है कि सरकार इसको आगे बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है। सबसे बड़ी चुनौती सरकार की रोजगार को लेकर है। व्यापार से भी रोजगार उत्पन्न होता है। सरकारी नौकरियों के अलावा भी जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए भी जो योजना थी मुख्यमंत्री की तरफ से वो भी बंद कर दी गई है, उसके टारगेट कम है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के बजट पर तमाम लोगों की अपेक्षाएं टिकी हुई है।